रूसी लिबास में सजी संवरी घूंघट 18 साल नूरे हरम हरनी की तरह फूलों में सजी संवरी मसहरी में अपने शोहर का इंतजार कर रही थी। दिल था कि धड़क धड़क कर पागल हो रहा था। बेहद हसीन धो दिया चेहरे पर आने वाले खौफ के पसीने नन्ही नन्ही बूंदें नुमाया थी। कितनी आज़ाद थी वो। कुछ अर्सा पहले तक किसी गांव की पगडंडियों पर आज़ादी से दुपट्टा हवा में लहराती वो अपनी हमजोलियों के साथ हर खौफ से लापरवाह होकर दौड़ा करती थी। फिर ऐसा हुआ कि उसकी आज़ादी छीनने की हवेली वालों के एहसानों तले दबे अम्मा बाबा ने उसके अरमानों का काफ़ी शान से जनाजा निकालकर हवेली के लाडले सपूत बाजिल सुल्तान से उसका निकाह करवा कर जहाँ भेज दिया, जो पहले से शादीशुदा था और अपनी बीवी के साथ खुश था। लेकिन उसकी पहली बीवी मां बनने की सलाहियतों से महरूम थी और बड़ी बेगम शाहाना सुल्तान ने पोते की खुशी देखने के लिए नूरे हरम को बाजिल सुल्तान की दूसरी बीवी के तौर पर चुन लिया था। अपनी सोचों में गलतान नूरे हरम ये भी महसूस न कर पाई कि कोई दरवाजे से अंदर दाखिल होता मिज़ारी के पास आन खड़ा हुआ। होश तो उसे तब आया था जब मुकाबिल ने हल्का सा गला खंकार कर उसकी तरफ तवज्जो अपनी तरफ मुबज़िल करवाई। नूरे हरम ने चौंक कर उसे देखने के लिए नजरें उठाई थी, लेकिन वह बाजिल सुल्तान की हल्की सी दाढ़ी से सजी थोड़ी से ही लौट आई थी। नूरे हरम की फितरी झिझक ने उसे बाजिल का चेहरा भी न देखने दिया और वह शर्म से लाल होता चेहरा झुका की थी। लेकिन उसकी बरक्स बाजिल का चेहरा शिद्दत जब से लाल था। उसके दिल ने एक बार भी अपनी नई नवेली दुल्हन का घूंघट उलट कर उसका चेहरा देखने की ख्वाहिश ही नहीं की थी, जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए सजाया गया था। आपके इल्म में ये बात पहले से होगी कि इस शादी का मकसद क्या है। बाजिल की गंभीर आवाज़ नूरे हरम की हथेलियां पसीने से तर हुई, लेकिन बाजिल सुल्तान का सवाल उसकी नस्वानियत के पिंदार पर ताजियाने की तरह लगा था। अच्छे से जानती थी वो उस शादी का मकसद। कम उम्र थी, नादान नहीं। माँ ने समझा के भेजा था, जिस पर उसकी नस्वानियत ने चीख चीख कर मातम किया था। अपने इस दिल का क्या करती जिसने होश संभालते सहेलियों के मजाक पर अपने शरीकी हयात की मोहब्बत का तस्वर किया था। जानती है ना। बाजिल की आवाज़ में अब भी काफ़ी जोर था, जैसे अपना सवाल नज़रअंदाज किए जाने पर पसंद न आया हो। नूरे हरम ने कांपते हुए झिझकते हुए अंदाज में सर अस्पात में हिलाया था। गुड, फिर तो बात करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। बात दरअसल यह है कि माई इनवाइटेड वाइफ अम्मा साई के जोर देने पर यह शादी मैंने कर तो ली है, लेकिन मेरा इसे संभालने का कोई इरादा नहीं। बहुत जल्द आपको इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। अल्लाह ने चाहा तो मेरी औलाद सिर्फ और सिर्फ मेरी पहली बीवी फरजीन से ही पैदा करेगी, इसके अलावा और कोई नहीं। वो बोल नहीं रहा था, जहर उगल रहा था। नूरे हरम चाह कर भी ना कह पाई कि अगर अपनी पहली बीवी से इतनी मोहब्बत थी तो उसने निकाह करके उसकी ज़ात का तमाशा क्यों बनाया। तो वो तो मर्द था, इनकार कर सकता था। बाजिल कुछ देर उसके बोलने के इंतजार में खड़ा रहा, लेकिन जब वो ना बोली तो वो खुद ही बोल पड़ा। आप चेंज करके सो जाएं, सुबह अम्मा पूछे तो बोल दीजिएगा कि आज की रात मैं यही था, आपके साथ में नहीं चाहता कि हमारे आपसी मामला इस कमरे की दहलीज पार करें और अम्मा साई तक पहुंचे। उम्मीद है कि आप समझ गई होंगी, बाजिल ने बोलकर उसके घूंघट में छुपे चेहरे की जानिब देखा। जी समझ गई, मरियल सी आवाज़ में बोलती हुई नूरे हरम का जवाब सुनकर बाजिल मुतमईन होते बाहर की जाने बढ़ा था, लेकिन दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते हुए रुका और वापस मुड़कर नूरे हरम तक आया था। हरम जो उसे जाते ही देख रही थी और उसी में उसका घूंघट सिरक कर होंठों पर अपना पर्दा हटा चुका था, और वापस आते ही बाजिल की नज़र उन लाल शरबती होंठों पर पड़ी और वह लम्हा भर को ठिठक कर रुक गया था। लेकिन ठिठकना सिर्फ एक लम्हे के लिए था। वो अपने होल में सिमट गया था और सपाट नजरें हरम पर डाली। और आप बेफिक्र हैं, जल्दी आप इस रिश्ते से आज़ाद हो जाएंगी। इस रिश्ते के ख़त्म होते ही मैं आपके लिए एक अकाउंट खुलवाकर उसमें एक बड़ी रकम जमा करवा दूंगा। बाकी की ज़िंदगी सहल हो जाएगी आपके लिए। तब आप किसी से भी अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं। आखिरी तीर उसके सिरे में पेवस करते वो कमरे से जा चुका था। नूरे हरम के सारे ख्वाबों की किरचियाँ वो फैलाकर वो इस वक्त जा चुका था। पीछे वो टूटी बिखरी हालत में दूसरों को अपनी ज़िंदगी के फैसले करते देख रही थी, और ज़िंदगी उसकी थी, लेकिन वो उसकी डोर दूसरों के हाथों में थी। कोई भी किसी भी तरफ से उसे मोड़ देता और वो उसी रास्ते पर चल पड़ती। किसी एक ने उसकी मर्जी जानने की कोशिश नहीं की। तैयार वो क्या चाहती थी बमुश्किल अपने भारी लहंगे को उठाए वो वार्डरोब से एक आरामदेह सूट लेकर चेंज करने चली गई थी, जिसके लिए उसे सजाया गया था। और उसने एक नज़र भी उठाकर हरम की जानिब देखना भी गवारा नहीं किया था। ये बात हरम के अंदर तक जाकर लगी थी। बाजिल दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। उसे बेड पर ही बाल खोले घुटनों पर सर रखे नजर आई थी। उसका आहिस्ता आहिस्ता हिलता वजूद बाजिल सुल्तान को यह समझाने के लिए काफ़ी था कि वो रो रही है, और रो क्यों रही है। उसका एहसास होते ही बाजिल तड़प कर उसकी जानिब बढ़ा और बेड पर बैठकर उसे अपने हिसार में लिया था। फरजीन मेरी जान, बाजिल की पुकार में एक तड़पती फरजीन ने चौंक कर घुटनों से सर उठाकर उसकी जानिब देखा था और हैरान हो चुकी थी।
उसके आंसुओं से भीगे चेहरे की जानिब देखते हुए सूजी आंखों से बाजिल को कांटों पर घसीट गया था। बाजिल, वो तड़प कर उसे पुकारती, उसे सीने से जा लगी थी। रोना बंद करो फरजीन, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, मेरी जान। बाजिल का हिसार फरजीन के वजूद पर सख्त हुआ था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा बाजिल, ये सब मेरे असाब पर बारीक पड़ रहा है। वो उसे अपने बारे में बता रही थी। वो हिचके में रोती मुसलसल बाजिल सुल्तान के जब्त को आजमा रही थी। जब बर्दाश्त इनके बराबर भी नहीं था तो मुझे इस वक्त तुमने फोर्स क्यों किया था फरजीन? बाजिल, सुल्तान तुम जानती हो अम्मा साईं से ज्यादा तुम्हारे आंसू मुझे मजबूर किया था। बाजिल की तनी हुई रगों में वाज़ह था कि वो अपनी दूसरी शादी के फैसले के खिलाफ था, लेकिन अम्मा साईं ने फिर फरजीन के जज्बाती दबाव उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा था। मैं अम्मा साईं के पोते की चाह पूरी के काबिल नहीं थी और मेरे ज़मीर को यह भी गवारा नहीं था कि उनसे उनकी खुशी छीन लूं। वो बाजिल के सीने पर सर रखे हुए थी। बाजिल का एक हाथ फरजीन के वजूद के गिर्द लिपटा था और दूसरा उसके बालों में। तो फिर अब ये रोना धोना क्यों? फरजीन का सर अपने सीने पर से हटाए बाजिल ने उसकी लाल सूजी आंखों पर बारी बारी बोसा देते हुए इस्तफसार किया था कि आपके नाम के साथ जुड़ा किसी दूसरे वजूद का नाम मेरी सांसें रोक रहा था। बाजिल के मोहब्बत भरे लफ्ज़ पर फरजीन की आंखें दोबारा से भीगी थी, जिन्हें वो अपने लबों से चुन गया था। दिल तो सिर्फ तुम्हारा है ना, देखो खुद ही धड़क धड़क करके गवाही दे रहा है। फरजीन का सर अपने दिल पर रख कर दिल के मुकाम पर रखते वो गंभीर लहजे में बोला था। जब वो अचानक होश में आती बाजिल से दूर उठे। बाजिल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो इस वक्त उसके साथ होना चाहिए। दिल पर पहाड़ रखे वो पूछ बैठी थी। बाजिल का मूड खराब हुआ। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता फरजीन, सो जाओ अब तुम, बिगड़े मूड के साथ बोलता वो इस बेड पर लेट गया था। फरजीन ने हैरत से उसे देखा था, लेकिन उसने कुछ बोलना चाहा, लेकिन बाजिल ने कोई भी मौका दिए बगैर उसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब खींच दिया था। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती से बेदार होने पर मजबूर कर गई। एक जानलेवा अंगड़ा लेती वो उठ बैठी थी। जब हल्की हल्की खुली आंखों की झुर्रियों से सामने बैठे वजूद को देखकर उसके हाथ हवा में मुअल्लिक रह गए थे। वो आंखें पूरी तरह से वाह हुई थी। सामने ही सोफे पर बैठा बाजिल उसे देख कम घूर ज्यादा रहा था। वो फौरन सीधी हुई थी और हाथ नीचे करके कंबल अपने वजूद पर लपेटा, क्योंकि दुपट्टा उसे बाजिल के सोफे के हत्थे पर रखा हुआ था नजर आ रहा था, जो कल रात बेइंतहानी में वहीं रख दिया था। उसने इतनी गहरी नींद सोई है आप पिछले आधे घंटे से आप बेदार करने की कोशिश कर रहा था आपका ये हादिम, लेकिन आपको तो तमाम घोड़े बेच कर न जाने कितने सालों की नींद पूरी करने में मसरूफ थी। सुबह उसने तंजिया गुफ्तगू हरम शर्मिंदगी से लाल हुई थी। अब चलिए उठिए, मुराकबे में बाद में जाइएगा, पहले जल्दी से तैयार हो जाएं और मेरे साथ नीचे चलें। अम्मा साईं का हुक्म है कि इनकी नई नवेली बहू को खुद लेकर आऊँ। वो अब भी तंज करने से बाज नहीं आया था, जबकि नूरे हरम से उठना मुहाल हुआ था। बगैर दुपट्टे के वो कैसे उसके सामने? आप चाहती हैं कि आपको गोद में उठाकर वॉशरूम तक छोड़ आऊँ और तैयार भी खुद करूँ? उसे एक ही जगह जमे देकर अब बाजिल को भी ताव आया था। पहले ही अम्मा साईं के इस अजीब से हुक्म पर वह झंझलाया हुआ था, ऊपर से इन मोहतरमा के नखरे। वो उसकी जानिब से नूरे हरम का सांस अटका हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। खौफ से देखते हुए उसे हैरान नजरों से देख रही थी कि वो कब नूरे हरम का सांस सीने में अटका। वो मेरा दुपट्टा सोफे पर। वह मुश्किल नूरे हरम ने उसके खौफ से उसे देखने के बजाय सोफे पर रखे दुपट्टे की जानिब इशारा करते हुए बाजिल उसके चिकने की वजह समझकर सोफे पर उसका दुपट्टा उठाकर हरम की जानिब बढ़ा और दुपट्टा उसे देकर वापस सोफे पर जा बैठा और अपना मोबाइल निकालकर उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। नूरे हरम ने शुक्र के सांस लिया और जलाल सुल्तान ने खौफ से जल्दी से उठती वार्डरोब की जानिब बढ़ी थी। जो भी पहला सूट नजर आया वो हाथों में लिए वाशरूम भागी थी और जाते ही बाजिल ने मोबाइल से नजर हटाकर पुरसोच नजरें वाशरूम के दरवाजे पर डाले। कुछ देर के बाद नूरे हरम वाशरूम से बाहर निकली तो पीच रंग की लॉन्ग फ्रॉक में मलबूस से गीले बालों के तौलिए में लपेटते एहतियातन दुपट्टा अपने कंधों पर फैलाए हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी और पीछे बाजिल उसका बाहर आना तो महसूस कर चुका था, लेकिन देखा अब भी नहीं था और उसके खौफ से नूरे हरम जल्दी जल्दी तैयार होने की कोशिश में झिंझलाई हुई थी। लेकिन इससे भी ज्यादा झिंझलाहट का शिकार उस वक्त बाजिल सुल्तान था, जो मुसलसल होती नूरे हरम की चूड़ियों की झनकार से तंग आ चुका था। अब ये शोर करना बंद करें, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। मोबाइल से नजरें हटाए बगैर ही बाजिल बोला था। नूरे हरम ने घूर कर आने से उसके घने बालों वाले सर को देखा था, जिसने सुबह उसका अच्छा सा सुकून बर्बाद करके रख दिया था और अब मसूब डिस्टर्ब भी खुद ही हो रहे हैं। यक एक शक्ल शरारती चमक नूरे हरम की आंखों में नुमाया हुई थी। क्यों ना बाजिल सुल्तान को तंग किया जाए, सोचते ही वो मुस्कुराई थी और पहले से तेज चूड़ियों की छनकार कमरे की दबीज
खामोशी में गूंजने लगी थी। बादल की पेशानी पर नुमायां लकीरें देखते हुए नूरे हरम ने खुद को शाबाशी दी थी। कुछ तो सुकून बादल साहब का बर्बाद होना चाहिए, जैसे वो इसका कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उस सर फिरे सुल्तान का खौफ भी था। उसको सुनाई कम देता है, मोहतरमा आपकी चूड़ियों का शोर मेरे सर में दर्द कर रहा है। बादल मोबाइल जेब में रखते हुए उठ खड़ा हुआ और ठीक नूरे हरम की पुष्ट पर जाकर खड़े होते हुए अब बराह रास्त उसे आने से घूरते हुए बोला था। वो अच्छे से उसकी शरारत समझ गया था। नूरे हरम की सांस में सीने में उलझी बाजिल को अपने इतने करीब खड़े देखकर तो वो तैयार होने की वजह से चूड़ियां ऐसे ही शोर करती हैं। चेहरा झुकाकर बोलती हरम को देखकर बाजिल का दिल एतराफ़ करना पड़ा कि ये लड़की बेमिसाल हुस्न की मालिक है। वो धोतिया रंग, चमकती हुई भूरी आंखें, छोटी सी नाक और उसके नीचे गुलाबी होंठ नहीं, वो शायद लाल थे। बाजिल को इनका रंग समझ न आया। वो सिर्फ हसीन नहीं, हसीन तरीन थी। ऐसा मलकूती हुस्न देखकर तो बाजिल के दिल में कोई एहसास न जागा और उसकी मोहब्बत तो फर्जीन पारी हतम शुद्ध थी, ऐसा वो समझता था। और आप मुझे बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं, इनवाइटेड वाइफ। खैर, आज के बाद आप जब मेरे पास आसपास होंगी तो मुझे ये चूड़ियाँ आपके हाथों में नजर नहीं आनी चाहिए, वरना वाजिल सुल्तान चूड़ियों समेत हाथ काटने में देर नहीं लगाएगा। वाजिल ने अपनी तरफ से उसके लिए ये सज़ा मुख्तस की थी। उसे तंग करने के नतीजे में वाजिल अपनी बात कहकर मुड़ा तो हरम ने डरते डरते आईने से उसका अक्स देखा था। बज़ाहिर मजबूत मर्दाना वजाहत का शिकार ये मर्द उसकी किस्मत में आर्जी तौर पर लिखा गया था। बहुत जालिम था, दिल तोड़ने में कमाल की महारत रखता था। वो अपनी किस्मत पर ठंडी आ भरकर रहेगी और तैयार होती हुई बाजिल की संगत में बाहर आई थी। बाजिल उससे 2 कदम आगे था और उसके पीछे उसकी पुश्त को घूरते हुए डाइनिंग टेबल में हाल में दाखिल हुई थी। डाइनिंग टेबल पर की सरबराही कुर्सी पर बड़ी बड़ी बेगम शाहाना सुल्तान बुरजमान थी। उनके दाएं और बाएं तरफ उनके बाकी औलादें। हाँ, लेकिन दाएं तरफ की पहली कुर्सी पर अभी हाली थी। वो शायद बाजिल सुल्तान के लिए थी, क्योंकि उससे अगली पर फरजीन बैठी थी, जो दर्जीदा नज़रों से बाजिल की तरफ देख रही थी। बाजिल शाहाना बेगम की पेशानी पर बोसा देता हुआ उसके दाएं तरफ छोड़ी खाली कुर्सी पर फरजीन के साथ बैठ गया था। नूरे हरम को समझ न आया कि वो क्या करे, आगे बढ़े या यहीं से वापस लौट जाए, क्योंकि उसे यहाँ लाने वाला बाजिल सुल्तान तो उसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर लापरवाह होता। फरजीन से आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में बातें करता हुआ नाश्ता करने में मसरूफ़ हो चुका था। नूरे हरम की बमुश्किल आखिर शाहाना बेगम ने ही हल की थी। वहाँ क्यों खड़ी हो बहू, यहाँ हो मेरे पास। हरम को अपने पास बुलाते हुए उन्होंने अब उसकी पेशानी को चुमा और हरम उनकी इतनी मोहब्बत पाकर खुशी से खिल उठी थी। उसे तो लगा था कि बाजिल सुल्तान की दादी उसकी तरह मगरूर होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो तो हरम से भी बहुत मोहब्बत से मिली थी और साथ ही साथ उसका सदका उतारते मुलाजमा को दिया था। वो तो हैरान और परेशान हो चुकी थी। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि दादी इतनी मोहब्बत करेंगी। उनकी इतनी मोहब्बत पर उसकी आंखों में नमी चमकी। जैसे छुपाते हुए शाहाना बेगम के इशारा करने पर फरजीन के साथ वाली कुर्सी पर जा बैठी थी। नाश्ता बहुत ही खामोशी से किया गया था और नाश्ते के बाद बाजिल तो ज़मीनों के मामला देखने के लिए डेरे पर चला गया था और घर की नौजवान नस्ल के नरखे के फंस गए थे। फरजीन के अलावा तकरीबन हर फर्द उसे हाथ लिया था और काफ़ी अच्छे से उससे मिला था। बड़ी बेगम शाहाना सुल्तान बाजिल सुल्तान की दादी और घर की बड़ी सरबराह थी। बाजिल सुल्तान के वालिदैन की मौत बाजिल के बचपन में ही हो गई थी, जिसके बाद वो शाहाना बेगम की गोद में पला बड़ा था। बाजिल घर का अकलौता बेटा था और उसके बाकी चचाओं की सिर्फ बेटियां ही थी। इसी वजह से शाहाना बेगम अपनी नस्ल के अमीन का वारिस जल्द ही चाहिए था। बाजिल की फरजीन से शादी के 5 साल बाद भी कोई जब उम्मीद की किरण नजर नहीं आई तो उन्होंने बाजिल की दूसरी शादी का फैसला किया था, जिसके लिए बाजिल पहले तो इनकारी हुआ, लेकिन उनके खुद को मारने की धमकी और फरजीन के आंसू ने उसे दूसरी शादी करने पर मजबूर कर दिया था। और उसकी दूसरी शादी के असलियत से नूरे हरम के सिवा कोई भी वाकिफ न था। नूरे हरम को बाजिल की कजन्स यानी हमीद सुल्तान की 3 बेटियां रानी अनुशी, एजल और मूसा सुल्तान, एक बेटी बीनश बहुत पसंद आई थी। वो चारों जल्द से नूरे हरम से मनूस हो गई थी और उन्हें अपनी ये छोटी बहन लेकिन बेइंतहा हसीन भाभी फरजीन की निस्बत बेहतरीन लगी थी। फरजीन से इतने सालों की शिनाख्त के बाद भी वो उसे इतनी मनूस नहीं हुई थी जितनी कि नूरे हरम से एक ही दिन में हो गई थी। उन सब के साथ नूरे हरम का काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा रहा था, लेकिन वो महसूस कर रही थी कि फरजीन आते जाते उसे कटीली नज़रों से घूर रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि उसके दिल की हालत है, जिस पर वो शर्मिंदा होकर रह गई थी।
वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसे यहाँ आए 1 महीना हो गया था और बाजिल सुल्तान का रवैया उसके साथ पहले दिन जैसा ही था। नहीं, पहले दिन तो वो फिर उसकी कड़वी ही से ही बात तो की थी, लेकिन उस दिन के बाद से उसने उनके साथ अब तक नूरे हरम की जानिब से मुकम्मल लापरवाह हो गया था। बाजिल सुल्तान शायद भूल गया था कि 1 महीना पहले उसकी ज़ात के साथ एक दूसरे वजूद का नाम जोड़ा गया था, जो इस घर में सिर्फ उसी की जिम्मेदारी थी। मगर नूरे हरम नहीं भूली थी। उसे याद था कि बाजिल सुल्तान की ज़ात और खुद से जुड़ा उसका रिश्ता। पूरा दिन वो बाजिल के कज़न के साथ पूरी हवेली में चहचहाती, शरारतें करती फिरती, लेकिन शाम के पहर जैसे ही बाजिल की गाड़ी का हॉर्न सुनती फौरन अपने कमरे में जाकर बंद हो जाती, क्योंकि ये ताकीद भी फर्जीन ही की थी कि वो उसके शोहर से दूर रहे। सिर्फ बाजिल का नाम उसे मिला है। बाजिल ने नूरे हरम चाहने के बावजूद भी ये ना कह पाती कि वो उसका भी शोहर है, क्योंकि बाजिल ने पहले दिन ही नूरे हरम को उसकी हदूद समझा दी थी। फर्जीन ने बाजिल की दूसरी शादी तो दिल पर पहाड़ रख कर करवा दी थी, लेकिन वो अपना दिल बड़ा नहीं कर पाई थी और इसीलिए बाजिल के आते ही उसे अपने कमरे में चली जाती थी। जब से वो यहाँ आई थी उसे एक और मशगला मिल गया था, और वो था पिछले लान में बना बगीचा। फूलों से तो वो पागलपन की हद तक इश्क था, और उसे गांव में कोई ऐसा बाग नहीं था जहाँ वो फूल तोड़कर घर न लाई हो। यहाँ तो उसे बैठे बिठाए पूरा बगीचा मिल गया था। दिन का एक अच्छा सा वक्त वो घर के उस हिस्से में गुजारा करती थी, और आज भी वो वहीं थी, बल्कि मिट्टी में अटी हुई थी। और जब उसे वक्त गुजरने का एहसास हुआ, वो जल्दी से अपना काम खत्म करती हुई उठ खड़ी और तेजी से अंदर की जानिब बढ़ी, ताकि उसका हुलियत देख कर अम्मा साई से डांट न पड़ जाए। लेकिन आज तो उसके सितारे हर जगह से गर्दश में थे। अम्मा साई तो नहीं, लेकिन उसका सर फिरा होता आज जल्दी घर आ गया था और पिछले लान में बगीचे की तरफ ही आ रहा था। बाजिल को देखकर वो घबराई थी, और फिर जैसे ही बगीचे में एक बड़ी बेल के पीछे जा छुपी थी। बाजिल किसी से फोन पर मैं गुफ्तगू था और इसी बेल के सामने आ खड़ा हुआ। नूरे हरम सार होके बेल के पीछे खड़ी थी। जब उसे अपने कंधों पर सरसराहट सी महसूस हुई, अपने कंधे की तरफ उसने डरते डरते देखा, और वहां बैठे पीछे 5 इंच लंबे हरे रंग के कीड़े को देख कर तो उसके हलक में एक दिल दहला देने वाली चीख बरामद हुई थी। वो भी भूल गई थी कि उस वक्त किसके पीछे छुपकर वो किस हाल में कहाँ खड़ी थी, और उस वक्त वो खुद ही हर बात से गालिब थी। वह नस्वानी चीखें सुनते ही बाजी ने फोन काट कर हटाकर इर्द गिर्द देखा था। जब अचानक हाथ बढ़ाकर उसने बेल के पीछे खड़ी नूरे हरम को अपनी तरफ खेलिए, तब सीधे उसके सीने से अटक रहे थे। हे यू, चीखना बंद करो। वो अब भी उसकी आंखें बंद किए जा रही थी, जब मजबूरन बाजिल उसके बाजू से पकड़कर उसे झंझोड़ना पड़ा। वो खामोश तो हो गई थी, लेकिन आंखें अब भी नहीं खोली थी। बाजिल के सीने से ही लगी थी और अब डर से कांप भी रही थी। उसके मट्टी से बड़े हाथों ने बाजिल की सफेद कमीज पर अपने नक्शो निगार बना दिए थे, लेकिन उनकी परवाह बाजिल को नहीं थी। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही थी? हिलाफे तवक्को, बाजिल ने काफी नरमी से पूछा था। वजह सामने खड़ी लड़की का डर से कांपना था। वो कीड़ा मेरे कंधे पर डर से नूरे हरम की जान निकलने को थी, और वो ये महसूस ही न कर पाई थी कि वो इस वक्त किसके हिसार में खड़ी थी। बाजिल ने उसकी बात पर चौंक कर नूरे हरम के कंधे की जानिब देखा था, जहाँ वहाँ के ही एक कीड़ा बैठा था, और ऐसे ऐसे बाजिल ने अपना हाथ बढ़ाकर उस कीड़े की दुम को पकड़ी और वहां से खींचकर दूर फेंक दिया था। चला गया वो। अब आगे खोल सकती हो तुम। अपनी बाजिल की आवाज़ पर फौरन होश में आई थी और बाजिल उसके हिसार से निकली थी, और अब उसे महसूस हो रहा था कि अपना डर में बाजिल के कितने करीब गई थी। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना? नूरे हरम के मट्टी में अटे हुए हाथ और कपड़ों को देखते हुए बाजिल ने काफी बरहमी से इस्तफसार की सॉरी अपने हाथों के नक्शे उसकी कमीज पर देखकर तो नूरे हरम को शर्मिंदगी हुई थी, और कांपती आवाज़ पर बाजिल कुछ नरम पड़ा। जाओ अंदर, तुम्हारे पास 20 मिनट है। फौरन चेंज करके चाय बनाकर यहीं लान में लेकर आओ, मैं अम्मा साई को लेकर आ रहा हूँ। बाजिल ने उसे अंदर जाने का हुक्म देते चाय बनाकर लाने को कहा था। वो फौरन अंदर की तरफ भागी थी। याद रहे 20 मिनट का मतलब 20 मिनट ही होता है। 20 मिनट से बाजिल की आवाज़ आई। ओहो, 20 मिनट का मतलब सिर्फ 20 मिनट होता है। ये बंदा इंसान है या टाइम बम? उफ नूरी, कितनी गधी हो तुम। अब कितनी करीब खड़ी थी तुम। डूब मरो। बाजिल की नकल उतारते वो खुद को भी होश से किचन में चाय बना रही थी। उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि 20 मिनट गुजर गए। फरजीन, आज मेरे दोस्त के घर पार्टी है, रात 8 बजे तैयार रहना। नूरे हरम ट्रे लिए बाहर आई तो वहीं शाहना बेगम के साथ बैठे बाजिल को मुस्कुराते हुए फरजीन से कहते सुना, जिसने एक मुस्कान के साथ सारा इस बात में हिलाते हुए हामी भरी थी। नूरे हरम सबको चाय देती वापस ही जाने लगी थी, तभी शाहाना बेगम ने उसे भी सबके साथ बैठने का इशारा किया था, जिस पर बाजिल को तो कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन फरजीन नागवारी से पहलू बदल कर रह गई थी। आज आपके दोस्त की
پارٹی میں آپ نور حرم کے ساتھ جائیں گے؟ بازل چائے کا گھونٹ لیتے جہانا بیگم نے بازل سے کہا تھا، جس پر فرزین سمیت نور حرم بھی چونک کر انہیں دیکھا، جبکہ ان کی بات پر بازل کی پیشانی پر بال نمایاں ہوئے تھے۔ لیکن اما صاحب ہمیشہ میرے ساتھ فرزین جاتی ہیں، بازل نے انہیں باور کروانے والے انداز میں کہا تھا، جیسے انہیں بتانا چاہتا ہو کہ آج یہ بات انہیں کتنی ناگوار گزری ہے۔ وہ تب کی بات تھی جب نور حرم آپ کی بیوی کے منصب پر فائز نہیں تھی، لیکن اب وہ بھی آپ کی بیوی ہے اور ان کا حق بھی فرزین کے برابر ہی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ اپنے حقوق سے نظر پھیریں، جہانا بیگم نے بڑے پرسکون انداز میں کہتے ہوئے بازل کے تیش میں اضافہ کیا تھا، اور اس نے ایک تیز نظر سر جھکائے بیٹھی حرم کو گرا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ نور حرم شاہانہ بیگم کو سب بتا چکی ہیں، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ شاہانہ بیگم پچھلے 1 مہینے سے اس کی حرکتوں کو ملاحظہ کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بازل کا رویہ نور حرم کے ساتھ کیسا ہے۔ وہ ایک رات اس کے ساتھ کمرے میں نہیں رہا بلکہ فرزین کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی لیکن فی الحال خاموش تھی۔ فرزین تو یہ سب کچھ سن کر وہاں سے اٹھ کر چلے گی۔ بازل بھی اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی حرکت اما صاحب کی شان میں گستاخی کہلاتی، اس لیے صبر کے گھونٹ بھرتا ہوا وہیں بیٹھا رہا۔ لیکن وقتاً فوقتاً اس کی تیز نگاہیں نور حرم کی جانب اٹھتی۔ اب اما صاحب نے کہہ دیا تھا کہ نور حرم ہی ساتھ جائے گی تو مطلب وہی جائے گی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بازل کے چاروں کزنز نے اس کے نہ کہنے کے باوجود بھی اسے کافی اہتمام سے تیار کیا تھا۔ جامنی رنگ کی شفون کی ساڑی میں اس کا چاندنی کی طرح چمکتا ہوا رنگ دیکھنے والوں آنکھوں کو حیران کر رہا تھا۔ بالوں کو ہلکا سا کرل کیے وہ پشت پر چھوڑے، سلیقے سے کیے میک اپ میں وہ اپسرا لگ رہی تھی۔ آج تو بازل بھائی کی خیر نہیں ہونے والی، یہ کہنے والی رانیہ تھی جس پر وہ تینوں کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ ہاں دیکھنا، آج بھی بھابھی کا یہ روپ دیکھ کر پارٹی میں جانا کینسل کر دیں گے۔ ایزل کے شوخ جملے نے نور حرم کو شرم سے پانی کر دیا تھا، جبکہ ان کی یہ گفتگو کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے بلیک ٹو پیس میں ملبوس بازو پر بلیک ہی کوٹ ڈالے بازل اچھے سے سن چکا تھا، اور بالکل بے اختیار ان کی نظریں آئینے میں جھلملاتے نور حرم کے عکس پر پڑی تھی اور سانسیں الجھی تھی۔ بازل سلطان کی پہلی بار نور حرم کے حسین روم میں بازل سلطان کے دل میں کوئی احساس پیدا کیا تھا۔ وہ کیا احساس تھا، اسے بازل سلطان ابھی ناواقف تھا۔ چلیں، دل کے لاکھ چلانے پر بھی وہ نظریں ہٹا گیا تھا اور نور حرم کے چلنے کو کہا تھا، اور اس کی آواز پر نور حرم نے جھجکتے ہوئے بینش کو اپنی شال لے کر اس کے گرد لپیٹی اور اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ دونوں شاہانہ بیگم سے ملنے کے بعد باہر گاڑی میں بیٹھے اپنے کمرے کی کھڑکی سے فرزین نے جلتی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ گاڑی میں کافی خاموشی تھی۔ نور حرم نے پسینے سے تر ہتھیلی کو آپس میں رگڑتے ہوئے ایک چور نظر سے پاس بیٹھے اپنے من کے ساتھی کو دیکھا تھا، جس نے عارضی ہی صحیح لیکن نور حرم کو اپنی زندگی میں جگہ دی تھی۔ دل ہی دل میں نور حرم اس پتھر کی حسین مورت کو چاہنے لگی تھی، جو اس کی ذات سے ایسے لاپرواہ تھا جیسے وہ اس کی زندگی میں کوئی مقام ہی نہیں رکھتی۔ ہاں یہ تو سچ ہی تو ہے، بھلا میری کیا حیثیت ان کی زندگی میں؟ صاف لفظوں میں بتا چکے ہیں مجھے میری جگہ کہیں بھی نہیں۔ وہ صرف فرزین سے ہی محبت کرتے ہیں، لیکن وہ محبت کی چاہ کس کم وقت کو ہے، بس اسے ان سے دور نہیں ہونا چاہتی۔ نمی سی آئی تھی نور حرم کی آنکھوں میں، وہ جسے خود بھی محسوس کرنے سے انجان رہی۔ آج تو بازل بھائی کی خیر نہیں ہونے والی، رانیہ کا جملہ اس کے کانوں میں گونجا تو وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ تم تعریف کی بات کر رہی تھی رانیہ، تمہارے اس خڑوس بھائی نے تو میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ دل ہی دل میں رانیہ سے بھی شکایت کی گئی تھی اور اس بات سے بے خبر کے ساتھ بیٹھا رانیہ کا خڑوس بھائی پہلی بار تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح لیکن نور حرم کی جانب متوجہ ہوا تھا، اور وہ اسے دل ہی دل میں تعریف بھی کر بیٹھا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے کتنا غلط کیا تھا۔ جی اما صاحب، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ فرزین رانیہ کے کہنے پر کہ اسے اما صاحب بلا رہی ہیں ان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، اور رانیہ فرزین اما صاحب کے پاس آئی تھی۔ شاہانہ بیگم اس وقت اپنے بیڈ کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ہاں آؤ، بات کرنی ہے تم سے۔ شاہانہ بیگم کے کہنے پر وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی ان کے قریب آئی اور شاہانہ بیگم کی آنکھ کے اشارے پر بیٹھ کے کونے پر بیٹھ گئی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ اب تم بازل سے دور رہو۔ شاہانہ بیگم کے بولے جانے والے الفاظ نے اس کے پیروں سے زمین کھینچی۔ جی آپ کیا کہہ رہی ہیں اما صاحب؟ بازل شوہر ہے میرے، میں ان سے کیسے دور رہ سکتی ہوں؟ درزیدہ نظروں سے شاہانہ بیگم کو دیکھتی وہ بولی تھی۔ آنسوں کا ایک گولا تھا جو اس کے گلے میں اٹکا تھا۔ شوہر اب وہ حرم کا بھی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ تم دور رہو اس سے، تاکہ وہ نور حرم اس کے قریب جا سکے۔ شاہانہ بیگم کے انداز میں ابھی ایک اطمینان سا تھا۔ فرزین نے روتے ہوئے ان کو دیکھا، جیسے کہہ رہی تھی کہ رحم کرے مجھ پر، لیکن شاہانہ بیگم لاپرواہی سے سپاٹ تاثرات کے ساتھ اس کے آنسوؤں سے
वे के चेहरे को देखती रही। आखिर आपको मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है मसाई? पहले आपने मुझसे कहा कि बाजिल को शादी के लिए बनाओ वरना मुझे तलाक दिलवाएंगे, और अब ये सब। आखिर आप ये सब क्यों कर रही हैं मसाई? फरजीन की हिचकियां बंद की थी। जहाना बेगम ने इस तहसाया नजरों से उसे देखा। तुम्हें क्या लगता है फरजीन बीबी, अपने काट के उल्लू पोते की तरह मेरी आंखों पर भी तुम्हारी मकारी की झूठी पट्टी बंधी हुई है? अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी हसीयत। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि यहाँ जो 2-4 दिन तुम्हारे बचे हैं इन्हें आराम से गुजारो, वरना शाहाना सुल्तान से तुम अच्छी तरह से वाकिफ नहीं हो। फरजीन की तरफ देखती वो कटीले अंदाज में बोल रही थी, और उनकी बातों पर फरजीन आंखें फाड़े हैरत से उन्हें देख रही थी, जिनकी हकारत भरी नजरें उन्हीं के वजूद पर जमी थी। ये आप क्या कह रही हैं मसाई? कौन सी असलियत? मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। फरजीन की बंद हो गई थी। वो शाहाना बेगम के लबों पर बड़ी तंजिया मुस्कुराहट ने बसेरा किया था। तो पिछले 5 साल से दवाइयाँ ले रही हो हमल को रोकने के लिए?